हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। तो कुंभज क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। तो देखिएगा, आज की जो क्लास है हमारी, ये रहेगी कंप्लीटली फिजिकल केमिस्ट्री। अर्थात आपको जो भी बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत जैसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर टाइप का मैं आपको थ्योरी मटेरियल लेके आया हूँ, जिससे आपके जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, करीब ये इनका जो वेटेज है वो 25 मार्क्स के करीब है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो इसके अंतर्गत न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, आपको कुछ क्वेश्चन भी पूछेगा, कुछ यूनिट्स भी पूछेगा। इसकी आज अपन बात करने वाले हैं। तो टाइम हो चुका है, 10 बज चुके हैं, और ये रात को क्लास शायद 12 बजे तक चले या 12 बजे से पहले कंप्लीट हो जाए, 12:30 तक चले। जब तक चलेगी, जब तक आपकी कंप्लीटली फिजिकल केमिस्ट्री हो नहीं जाएगी। मैक्सिमम 3 चैप्टर हैं, लेकिन अगर ये वीडियो लंबा बनता है तो अपन सेकंड पार्ट पे चले जाएंगे, जिसके अंतर्गत मैं आपको सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा दूंगा। लेकिन मेरा पूरा टारगेट है कि आज मैं आपको इसको कंप्लीट कर दूं। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा, और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बहुत ही अच्छे आपके नंबर आने वाले हैं। बस टिक करके इस वीडियो को देख लें, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। अर्थात ये एक तरीके का गन शॉट है, ना कि बन शॉट, ये है गन शॉट। अर्थात जिस तरीके से गन से जो गोली जाती है ना, वो निशाना बांध कर जाती है, इसी तरीके से यहां से अगर पढ़ लोगे तुम, तो आपका एक भी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। और ये जो नीट का एग्जाम देंगे ना 3 मई को, उनके लिए थ्योरी को कवर करने का काम भी करेगा। आगे बात समझ में। चलो जी, स्टार्ट करते हैं कहानी को, किस तरीके से आज अपन पढ़ने वाले हैं। चलो जी, आपको दिख रहा है कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री। क्लास 12 के आरबीएससी वाले स्टूडेंट हो या सीबीएसई वाले हो, इसके बाहर कुछ नहीं है, ये है गन शॉट। आगे बात समझ में। और ये जो चेहरा लगा हुआ है, ये मेरा ही लगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। चलो जी, नेक्स्ट बात करते हैं अपन। सबसे पहले कौन सा चैप्टर अपन स्टार्ट करने वाले हैं? तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे भाई केमिकल काइनेटिक्स। किसकी बात करेंगे? केमिकल काइनेटिक्स। आप कहोगे सर केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है, पहले ये तो बता दो हमें। तो बच्चों, क्लास 11th में आप पढ़ के आए हो थर्मोडायनेमिक्स, और उसके बाद पढ़ के आए हो केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, जो थर्मोडायनेमिक्स है ये बताता है फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, अर्थात रिएक्शन होगी या नहीं होगी। डेल्टा जी यदि नेगेटिव है तो रिएक्शन हो जाएगी, और डेल्टा जी नेगेटिव नहीं है तो रिएक्शन होने वाली ही नहीं है भैया। ठीक है, उसके बाद में केमिकल इक्विलिब्रियम एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को बताता है। ठीक है, इसके बाद में आपका जो केमिकल काइनेटिक्स है ये बताता है टाइम पीरियड को, अर्थात यदि कोई रिएक्शन होगी तो कितने टाइम में होगी, इसकी बात कौन करता है? केमिकल काइनेटिक्स। आगे बात समझ में। रेट्स की बात करता है, मैकेनिज्म की बात करता है, इन सभी की बात करता है। अर्थात एक फंडा समझे आप, आपको बताएगा टाइम। किसकी बात करेगा? टाइम की बात करेगा। यदि आपसे पूछे कि सर कितना टाइम लगेगा, तो अपन किसकी बात कर रहे हैं? केमिकल काइनेटिक्स की। रिएक्शन होगी या नहीं होगी, किसकी कौन बात करेगा? थर्मोडायनेमिक्स। अर्थात थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल काइनेटिक्स, ये इसका क्या है? फाइनल है। अर्थात जब आप थर्मोडाइस पढ़ के आते हो, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ के आते हो, तब आपको केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाई जाती है, जो किसकी बात करती है? टाइम की बात करती है। ठीक है जी, चलो कोई बात नहीं, आगे बात करेंगे। अब देखो, कुछ चीजें मैं जनरल आपको इसलिए भी बताता हूं ताकि डर खत्म हो जाए, बाकी पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन आपको कुछ चीजें आनी चाहिए। चलो जी, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स होती क्या है। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स, अर्थात काइनेटिक्स का मतलब होता है गति, अर्थात मोशन की बात करेगा ये। अब मोशन की बात करेगा तो बताओ मोशन कैसे होगा? मोशन में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। तो ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, सबसे पहले क्या बोलोगे? ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट्स। किसकी बात करेगा? रेट्स की बात करेगा। एंड दियर मैकेनिज्म कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। अर्थात ये ग्रीक वर्ड है काइनेसिस। काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट, या करें अपन मोशन की बात करें। किसकी बात करें? मोशन की बात करें। अब बात करें कि अपन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा समय के साथ में। बताओ, रिएक्टेंट तो कम होता है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है? बढ़ती है। तो अपन एक साइन यूज करते हैं, जब रिएक्टेंट कम हो रहा होता है तो माइनस साइन का यूज करते हैं, और प्रोडक्ट बढ़ता हुआ दिखाई देता है, इसलिए उसके ऊपर क्या साइन करते हैं? अपन पॉजिटिव चार्ज का यूज करते हैं। आगे बात समझ में। चलो जी, देखो, रिएक्टेंट समय के साथ में कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, जबकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है? समय के साथ में इंक्रीज होती है। इसे डिनोट कैसे करते हैं? जब रिएक्टेंट की बात कर रहा है तो माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी से। ठीक है, और प्रोडक्ट की बात कर रहा है तो पॉजिटिव डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी से अपन इसे डिनोट कर देते हैं। आगे बात समझ में। चलो जी,
नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर समय के साथ में रिएक्टेंट कम तो हो रहा है, लेकिन कैसे ग्राफ बनाएंगे, कई बार ग्राफ पूछ लेता है। तो बताओ भाई, समय के साथ में रिएक्टेंट कम हो रहा है। अब देखो, समय के साथ में रिएक्टेंट जब अपन t बराबर 0 पाए तो कोई अपन के पास में रिएक्टेंट कंप्लीट अपने पास, ठीक है। लेकिन t बराबर t2 पर की बात करें तो t2 पर रिएक्टेंट कम होगा। तो बताओ कम होने का ग्राफ ये कम हो रहा है सर। बताओ, मैंने माना कि R1 पर इसकी कंसंट्रेशन ये R0, ठीक है, R0 है, लेकिन मैंने माना कि इसकी कंसंट्रेशन R1 है और R1 से हो गई R2, T1 और T2 में। तो बताओ R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1, और ये साइन माइनस का आ रहा है, ये किसको सम कर रहा है कि रिएक्टेंट क्या हो रहा है, तो रिएक्टेंट हो रहा है कंज्यूम, क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, अर्थात रिएक्टेंट आपका रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए टाइम के साथ में कम हो जाएगा। ठीक है सर। अगर आपको एवरेज पूछे तो टाइम का इंटरवल देख लो, इनिशियल कंसंट्रेशन देख लो, फाइनल देख लो, अगर माइनस करके टाइम का भाग दे दो, आपको क्या मिल जाएगी, आर एवरेज। आगे बात समझ में। अब ऐसे बोल दे आपको कि पर्टिकुलर टाइम पे बताओ भाई, पर्टिकुलर टाइम मतलब जैसे आपने वेलोसिटी पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर, ठीक है, एक तो एवरेज वेलोसिटी होती है, एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, अर्थात आपको दे दिया पर्टिकुलर टाइम पे बताओ इसकी वेलोसिटी। तो इसी तरीके से इंस्टेंटेनियस रेट भी होती है। इंस्टेंटेनियस रेट क्या होती है, बताओ, कोई टाइम बता देगा, जैसे उसने कह दिया टी बराबर 5 मिनट पर बताओ भाई, टी बराबर 5 मिनट बताओ, तो बताओ कैसे निकालोगे, इस तरीके से निकाल लोगे। तो स्लोप क्या निकालोगे, इसका टेंजेंट खींच लोगे, और स्लोप ये dt का समय लगा है, यहां से कम हो रहा है, तो बताओ dr माइनस dt अपॉन, और माइनस क्या दिखा रहा है, स्लोप को, किसको दिखा रहा है, स्लोप को। आगे बात समझ में। अर्थात इंस्टेंटेनियस में तो अपन dr बाई dt करेंगे, और जब आपको एवरेज की बात करेगा तो अपन डेल्टा का यूज करेंगे। आगे बात समझ में। ये हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आर इंस्टेंटेनियस वाला डिफरेंशियल रेट लॉ में काम आएगा, ये किसमें आएगा, डिफरेंशियल रेट लॉ में काम आ जाएगा। चलो जी नेक्स्ट बात करते हैं, ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं कि सर प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, समय के साथ में प्रोडक्ट इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज होगा तो बताओ ग्राफ कैसा आएगा, इंक्रीज होता हुआ दिखा देंगे। अब देखो एवरेज की बात करेगा तो दो टाइम ले लेंगे, T1 पर तो P1 है और T2 पर ये, तो P2 माइनस P1 करोगे, T2 माइनस T1 करोगे तो इससे क्या निकल जाएगा, डेल्टा P बाई डेल्टा T। ऐसे यदि आपसे बोल दे सर इंस्टेंटेनियस बता दो मेरे को, तो देखो भाई इस पर टेंजेंट खींच लो और टेंजेंट करके dP बाई dt, अर्थात ये किसको बता देगा, स्लोप, इंस्टेंटेनियस रेट को बता देगा। अर्थात आपको काफी बार रिप्रेजेंटेशन ही पूछ लेगा, रिप्रेजेंटेशन करके बता दोगे, बोलो भाई, डेल्टा यूज करना एवरेज के लिए, और जबकि इंस्टेंटेनियस के लिए यूज करोगे डेल्टा डी। आगे बात समझ में। चलो भाई यूनिट की बात कर लें, आपको पूछता है काफी बार रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या है, तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, अर्थात क्या लिख देंगे, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। यदि प्रेशर की टर्म में पूछेगा तो एटीएम सेकंड इनवर्स। अर्थात आपको याद होनी चाहिए, अगर रेट ऑफ रिएक्शन पूछे, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट पूछे तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और यदि एटीएम में पूछेगा तो एटीएम सेकंड इनवर्स। आगे बात समझ में। चलो भाई नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट अपना कुंभज क्लासेज का ऑफलाइन सेंटर आपके नियर ही खुल रहा है, जिसका आप ध्यान रखें, नाम थोड़ा चेंज होगा ऑफलाइन सेंटर का। ऑनलाइन तो अपने कुंभज क्लासेज ही है, लेकिन ऑफलाइन में अपन नाम चेंज करके खोल रहे हैं, ठीक है। 1 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, नए बैच, और जो भी बच्चे नीट जेईई की तैयारी करना चाह रहे हैं और इस साल पेपर देना चाहते हैं, तो उनके लिए अपना 8 मार्च को बैच स्टार्ट हो रहा है। आपको लोकेशन पता ही है, नियर लिलीपुट स्कूल के सामने खुल रही है, और दूसरा जो ब्रांच है वो उसी के पास ही खुल रहा है, मेन ब्रांच। तो 1 अप्रैल से तो मेन ब्रांच में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, जबकि जो बच्चे क्लास 12 की एग्जाम देने के बाद मिलना चाहते हैं तो वो अपने लिलीपुट के पास में अपना ऑफलाइन सेंटर अभी चल रहा है, वहां आकर के हमसे जुड़ सकते हैं, फिर आपको नई ब्रांच में अपन शिफ्ट कर देंगे, वहां काम चल रहा है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन। अब बैलेंस केमिकल रिएक्शन आपको दे दी, तो बैलेंस रिएक्शन देखो AA BB CC और DD बन रहा है। बताओ स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c और स्मॉल d क्या है, स्टोइकियोमेट्री है। क्या है, स्टोइकियोमेट्री, अर्थात जो आपको मैथमेटिकल नंबर्स दे रखे हैं वो है ये, ठीक है। अब इनका अगर आपको रेट लो लिखना पड़े, ROR रेट ऑफ रिएक्शन लिखना पड़े, तो आपको कुछ नहीं करना भाई, स्टोइकियोमेट्री को जब रिएक्टेंट की बात करें समय के साथ में माइनस होगा और ये समय के साथ में प्लस होगा, सभी की रेट लिखते हैं तो रेट बराबर कर देंगे। कैसे लिखोगे, -1 अपॉन a dA बाई dt, dA बाई dt। अगर आपको 1 अपॉन b dV बाई dt, इसके साथ में इक्वल करना है सभी को, क्या करना है, इक्वल, प्लस 1 बाई c कंसंट्रेशन ऑफ dC बाई dt। इसके बाद में अगर d लिखना है तो क्या लिखोगे, प्लस 1 बाई d
कंसंट्रेशन dd अपॉन dt, इस तरीके से निकाल लोगे। अर्थात आपको प्रोडक्ट में प्लस लगाना है और रिएक्टेंट में क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है। एक रिएक्शन लेके आया हूं मैं, देखो आपको लिखना है 5Br माइनस एक्वस BrO3 एक्वस 6H प्लस, ये तो रिएक्टेंट है भैया, ये रिएक्टेंट है। और आपको प्रोडक्ट है 3Br2 एक्वस और 3H2, लिख दो। माइनस 1/5 dBr अपॉन dt इक्वल टू माइनस dBrO3 बाई dt इक्वल टू माइनस 1/6 dH प्लस अपॉन dt इक्वल टू प्लस 1/3 dBr2 अपॉन dt इक्वल टू 1/3 dH2 बाई dt। अर्थात आपको कुछ नहीं करना, स्टोइकियोमेट्री को 1 के अपॉन में डाल करके लिख देंगे। और मेरे को लग रहा है यही एग्जाम्पल आपसे पूछ सकता है, ठीक है जी। इसके बाद एग्जाम्पल आपको H2 गैस I2 गैस इन कन्वर्ट टू HI का लिखना है, तो कैसे लिखोगे बताओ भाई। माइनस कंसंट्रेशन ऑफ DH2 बाई dt, या ऐसे लिख दूं इसको, चलो इस पेन से लिख देता हूं, चलो भाई, माइनस DH2 बाई dt इक्वल टू माइनस कंसंट्रेशन ऑफ DI2 बाई dt इक्वल टू 1/2, ये प्लस में आएगा डी कंसंट्रेशन ऑफ HI अपॉन dt, लिख दोगे क्या, बोलो। इन दोनों रिएक्शन से लिखना सीख जाओगे आप। उसके बाद में रेट लो क्या होता है सर, रेट लो क्या होता है बताओ बच्चों। तो रेट लो क्या होता है बताओ। रेट लो होता है जब आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की रेट को कंसंट्रेशन की टर्म में यदि आप डिफाइन कर रहे हो तो उसे क्या बोलेंगे, रेट लो। क्या बोलेंगे, रेट लो। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज नोन एज रेट लॉ। आगे बात समझ में। नेक्स्ट बात करें कि रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट क्या होता है। तो देखो कोई रिएक्शन लिखी मैंने ए बी बी से बन रहा है सी और डी। अगर मुझे रेट लिखना है तो रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टर्म में लिखेंगे अपन, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब इसके ऊपर ये देखो, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल डाटा है, और एक आता है थ्योरेटिकल डाटा, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल डाटा तो अपन को एक्सपेरिमेंट से निकलेगा, ठीक है, और थ्योरेटिकल डाटा अपन यहां से स्टोइकियोमेट्री देख करके लिख सकते हैं। अब देखो एक्स और वाई, ठीक है, अगर रेट लो डायरेक्ट प्रोपोर्शन साइन हटेगा तो के लगेगा, तो के बराबर कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर वाई, ठीक है, बाई। अब बताओ अगर मुझे डिफरेंशियल रेट लिखना है इसका, तो माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बाई लिख देंगे। अब ये एक्स और बाई क्या है सर, यहाँ एक्स और बाई है कोटि, अर्थात एन बराबर लिखते हैं एक्स प्लस बाई, और एक्स एन क्या है यहाँ, ये है ऑर्डर, क्या है, ऑर्डर। आगे बात समझ में। चलो माइनस डी आर अपॉन डी टी का बहुत काम आने वाला है, इसे बोलते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, ठीक है, और के बराबर होता है रेट कांस्टेंट। क्या होता है जी, रेट कांस्टेंट होता है। आगे बात समझ में। यदि आपको रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखना है किसी भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन के लिए, तो आप क्या करोगे, जो रिएक्टेंट साइड है ना उसके रेट माइनस डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू के और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और जो भी आपको डाटा दे रखा है या तो स्टोइकियोमेट्री देगा या फिर एक्सपेरिमेंट से जो डाटा निकल के आता है उसे पावर में शो कर दो। आगे बात समझ में। ये क्या आ जाएगा, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। नेक्स्ट बात करें, ये मैंने लिख रखा है कि आपको जो भी स्टोइकियोमेट्री वगैरह दे रखी है उसे पावर में भेज देते हैं, यही होता है रेट लॉ। आगे बात समझ में। फॉर ए बैलेंस केमिकल रिएक्शन। चलो अब आपको दिया है एग्जाम्पल, किसकी बात की है, एग्जाम्पल की बात की है। चलो एग्जाम्पल आपको दिया है कि आपको CaCl3 प्लस Cl2 इन कन्वर्ट CCl4 प्लस HCl प्लस HCl, ये बना हुआ है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल रेट एक्सप्रेशन लिखना है इसका, तो बताओ रिएक्टेंट यही है, तो जब रेट निकाला गया इसका तो रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ CaCl3 की पावर 1 और Cl2 की पावर 1/2, ये एक्सपेरिमेंट से निकाला गया है। तो अगर मेरे को n निकालना पड़े इसके लिए तो 1 प्लस 1/2 इक्वल टू आ गया 3/2, अर्थात डेढ़ ऑर्डर की रिएक्शन है ये, डेढ़ ऑर्डर की क्या हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी। आगे बात समझ में। एग्जाम्पल जितने भी बता रहा हूं ना इंपॉर्टेंट लगा देना भाई। चलो अगर एग्जाम्पल ले लिया आपको इथाइल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस करवा दिया तो एसिटिक एसिड मिलेगा और C2H5। तो बताओ जब भी कोई चीज एक्सेस में होती है तो उसका एक्सपेरिमेंटल डाटा में कभी भी डाटा नहीं आता है, तो इसे बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अर्थात इसकी n बराबर 1 आती है। आगे बात समझ में। चलो जी अब बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती क्या है, तो सबसे पहले समझ जाना भैया कि एक तो ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है। कैसा है, एक्सपेरिमेंटल डाटा है, एक्सपेरिमेंट से ही निकाला जाता है। तो देखो द सम ऑफ पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन द रेट लॉ
एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन। आगे बात समझ में, अर्थात रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है ना, उसे पावर में शो करना ही क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है और फ्रैक्शनल हो सकती है। आगे बात समझ में, फ्रैक्शनल भी हो सकती है। जैसे आपको रेट दे दी के ए की कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1/2, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर 3/2, सीधा ही ऐड कर दो इन दोनों को, 1/2 और 3/2 को, तो ऑर्डर कितनी आ गई, 2 ऑर्डर की रिएक्शन आ गई। चलो जी, दूसरा रेट दे रखा है आपको के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर -3/2 और बी कंसंट्रेशन 5/2। एन निकालना है तो x प्लस वाई करोगे तो -3/2, 5/2 करोगे तो -3 + 5/2 और 8। एग्जाम्पल भैया इंपॉर्टेंट है, जो भी लिख के लाया हूं ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप एक बार दिमाग लगा करके इन चीजों को समझ लेंगे। आगे बात समझ में, अब बात करेंगे यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट अपन कैसे निकालते हैं बताओ। तो रेट इक्वल टू क्या था, के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, अब के निकालना है तो इसके नीचे इसको भेज दो। लेकिन अब इतना बड़ा काम कौन करे, टाइम कहां है इतना, आप तो सीधा याद रखो, इसकी ट्रिक है मोल 1 - n लीटर n-1 सेकंड इनवर्स। अर्थात जब जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होगी तो n की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो 1 - 0 l 0-1 सेकंड इनवर्स, तो यूनिट आ गई मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। काफी बार पूछ लेता है जीरो ऑर्डर की रिएक्शन की यूनिट क्या है, फर्स्ट ऑर्डर में रखोगे तो सेकंड इनवर्स आएगी, और सेकंड ऑर्डर के लिए लिखोगे तो मोल -1 लीटर 1, मोल -1 लीटर 1 और सेकंड इनवर्स। तीनों की याद करके चले जाना भैया, और ये याद रख लेना क्या होता है, मोल 1 - n लीटर n-1 और सेकंड इनवर्स। ये ट्रिक है इसकी, इससे आप ऑर्डर पहचान सकते हो। चलो जी नेक्स्ट, अगर आपको एग्जाम्पल में क्या दे दिया, यूनिट से पहचानना ऑर्डर, यूनिट से ऑर्डर पहचानना हो तो कैसे पहचानोगे बताओ। लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स आ रहा है, तो बताओ ये तो सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन हो गई, ठीक है, ये यूनिट सेकंड ऑर्डर की है। इसके बाद में सेकंड इनवर्स आ रहा है, ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हो गई। इस तरीके से आप इनको पहचान सकते हो। इसके बाद आती है मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब होता है कि टक्कर कितने मॉलिक्यूल के अंदर होती है, अर्थात टक्कर कितने मॉलिक्यूल के अंदर होगी उसे क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। अब टक्कर करने वाला आधा मॉलिक्यूल नहीं हो सकता, 4 से ज्यादा मॉलिक्यूल नहीं हो सकते, अर्थात जब पार्टिकल टक्कर करेंगे तो मैक्सिमम 3 ही टक्कर कर सकते हैं। यदि 4 दिखते हैं, आप घर में भी देखो, यदि 4 रास्ते दिखते हैं, कहीं रोड पे 4 रास्ते दिखेंगे तो आपको महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू इनकी तस्वीर दिख जाती है, क्योंकि वहां से आपको रास्ते को डाइवर्ट कर लेते हैं। जैसे टक्कर, एक ऐसे आ रहा है एक ऐसे आ रहा है, तो टक्कर होगी प्रभावी, तो प्रोडक्ट भी अच्छा बनेगा। आई बात समझ में, नहीं आई बोलो भाई। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में काफी बार क्या पूछता है आपको, डिफरेंस पूछ लेता है वो। आगे बात समझ में, चलो जी अब बात करते हैं मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। तो भाई मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, मॉलिक्यूलरिटी होती है द नंबर ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज। अब कौन कौन हो सकते हैं, वो एटम हो सकता है, आयंस, मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन ए एलिमेंटल रिएक्शन विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू bring about a chemical reaction is called molecularity of the reaction। टक्कर की बात कर रहा है ये, साइमल्टेनियसली जितने मॉलिक्यूल टकराते हैं उसे क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, मॉलिक्यूलरिटी कभी फ्रैक्शनल में नहीं हो सकती, और मॉलिक्यूलरिटी ऑलवेज एक्सपेरिमेंटल रिएक्शन, जो एलिमेंट्री रिएक्शन होती है उनके लिए यूजफुल होती है। अब एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है, जो एक एटम के साथ में ही कन्वर्ट हो जाती है, अर्थात ए मिलकर बी, ए मिलकर के अगर 2b बना दे, अगर ए मिलकर के 2a बना दे, बी प्लस सी मिलकर के, ऐसी एलिमेंट्री रिएक्शन, अर्थात कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन में आप नहीं फंसोगे। 2 प्रकार की रिएक्शन होती है, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वही ऑर्डर को डिसाइड करता है। आगे बात समझ में, चलो इतना नहीं पूछेगा बोर्ड में भाई, लेकिन आपको मैंने बता दी बातें। मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी जीरो एंड फ्रैक्शनल, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। आपको कई बार पूछ लेगा, एलिमेंट्री रिएक्शन पर ही मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, डिपेंड करती है। आगे बात समझो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी का कोई भी मतलब नहीं हो जाता है, ठीक है जी। अब बताओ NH4NO2 और ये कन्वर्ट हो गया N2 + 2H2, मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, एक एटम पार्टिसिपेट कर रहा है तो 1 हो गई। 2Hi इन कन्वर्ट H2 + I2, इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई, 2 हो गई। आगे बात समझ में, चलो जी नेक्स्ट बात कर लें। अब आपको ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, या तो जीरो ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन का डेरिवेशन आने वाला ही है। आगे बात समझ में, कैसे करोगे सर, सबसे पहले तो समझना है रेट ऑफ द रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू जीरो पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अर्थात रिएक्टेंट की जीरो पावर के कंसंट्रेशन के यदि बराबर होता है तो उसके लिए कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन हो गई, जीरो ऑर्डर की।
आगे बात समझ में। एक रिएक्शन अज्यूम किया अपन ने, आर से बन रहा है पी। अगर मुझे रेट लिखना है इसका, तो रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ आर की पावर जीरो, जीरो ऑर्डर की तो जीरो हो जाएगा। अब मुझे डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखना है, तो कंसंट्रेशन डी आर बाई डी टी और इक्वल टू के, और यहाँ आर और जीरो हो जाएगा। बोलो जीरो होता है, जिसकी पावर जीरो होती है उसका मान होता है 1। ठीक है, चलो जी, माइनस डी आर माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ आर इक्वल टू के डी टी। इंटीग्रेशन ले लो दोनों साइड, इंटीग्रेशन लोगे तो इसका इंटीग्रेशन ले लेंगे अपन। तो बताओ क्या बन के आएगा आगे, आगे बन के आया आर माइनस के टी प्लस सी। ये से बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोल रहे हैं। अब बताओ एट टी बराबर जीरो पर आर बराबर किसके बराबर आएगा? आर नॉट के। ये वैल्यू पुट करेंगे यहां, तो आर नॉट बराबर आ गया सी के। किसके बराबर आ गया? सी के, क्योंकि टी बराबर जीरो रखोगे तो आर बराबर सी के आ गया, आर नॉट बराबर सी के बराबर आ गया, क्योंकि आर बराबर आर नॉट रखेंगे अपन। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1। अब सी की जो वैल्यू है इक्वेशन 1 में रख देंगे, तो कंसंट्रेशन ऑफ आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट, ये आ जाएगा। इस आर नॉट को इधर भेज दूं, बोलो, फिर भी ये माइनस में रहेगा। तो अपन क्या करें, इनको पलट दें। क्या कर दें? पलट दें, अर्थात आर नॉट माइनस आर अपॉन टी इक्वल टू के। तो ये आ गया डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। आगे बात समझ में, आर नॉट माइनस आर अपॉन टी इक्वल टू के। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करें, अगर इसके स्लोप की बात करें, तो आर इक्वल टू आर नॉट माइनस के टी है। बोलो बाई है, ये तो कंसंट्रेशन ऑफ आर रिएक्टेंट की ले रहे हैं, तो बाई पे तो ये आ गया, ये आ गया सी, और माइनस के साथ में एम आ रहा है और एक्स, अर्थात ग्राफ गिरता हुआ आना चाहिए। तो बताओ भाई, ग्राफ गिरता हुआ ही तो आ रहा है, और के बराबर क्या हो गया? माइनस स्लोप है इसका। ठीक है, टाइम के साथ में करेंगे। एग्जाम्पल क्या होते हैं? एग्जाम्पल जितने भी रिएक्शंस कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में होती हैं, वो सारी रिएक्शन जीरो ऑर्डर की होती हैं। ठीक है, बताओ 2NH3 पीटी की प्रेजेंस में हो रही है, जीरो ऑर्डर हो गई। तो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI गोल्ड सरफेस, अर्थात कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में जितनी भी रिएक्शन होंगी ना, सारी किस ऑर्डर की हैं? जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होती हैं। अब बात करते हैं हाफ लाइफ पीरियड की। तो बताओ हाफ लाइफ पीरियड क्या होती है? जिसमें आधा टाइम हो जाए, अर्थात जो आपका आर है ये आर नॉट बाई टू हो जाए और टाइम टी बाई टू हो जाए। तो रख दो वैल्यू, रखोगे तो टी हाफ बराबर किसका आएगा? आर नॉट बाई टू के। तो बताओ जो हाफ लाइफ पीरियड होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है इनिशियल कंसंट्रेशन के, और इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है रेट कांस्टेंट के। आगे बात समझ में। तो काफी बार इस पर ही आपको क्या पूछ लेता है? क्वेश्चन पूछ लेता है। चलो जी, नेक्स्ट बात कर लें। अब देखो टी बराबर जीरो पर कहां पहुंच गए अपन बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होगी? जब रिएक्टेंट की फर्स्ट पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, तो उसे क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑर्डर। अब देखो भाई, द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, उसे क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन बोलेंगे। तो बताओ रेट इक्वल टू के और आर की पावर 1 कर देंगे तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी क्या? अब बताओ रेट, इंटीग्रेशन रेट और लिखोगे इसको तो डी आर बाई डी टी। अब कंसंट्रेशन बार बार नहीं बोलूंगा मैं, समझ जाओ आप। कंसंट्रेशन डी आर बाई डी टी इक्वल टू के और आर, कंसंट्रेशन आर की पावर 1, इसको भेज दूं यहां और इसको भेज दूं यहां। तो बताओ डी कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन आर, ठीक है, इक्वल टू माइनस के डी टी। ये जो माइनस है ना, इसको इधर भेज दिया मैंने। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो दोनों साइड से। जब इंटीग्रेशन करते हैं इसका तो आता है एल एन कंसंट्रेशन ऑफ आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी, और सी क्या है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे? जब टी बराबर जीरो पर आर बराबर आर नॉट के बराबर हो जाएगा, इसे बोलेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन। तो एल एन आर नॉट इक्वल टू माइनस के इंटू जीरो प्लस सी। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई? एल एन आर नॉट। ठीक है, अब इस वैल्यू को पुट कहां कर देंगे? सी की जगह पुट कर देंगे। तो एल एन कंसंट्रेशन ऑफ आर इक्वल टू माइनस के इंटू टी प्लस एल एन कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट, ये आ जाएगा। इस वैल्यू को मैं इधर भेज दूं क्या? बोलो भाई, भेज सकते हैं। तो देखो एल एन, अब माइनस की जो वैल्यू होती है ना, आपको बता रखा है एल एन ए माइनस एल एन बी, ये किसके बराबर होता है? एल एन ए अपॉन बी के बराबर होता है भाई। ठीक है, ये आपको पता है। तो एल एन आर नॉट अपॉन एल एन आर इक्वल टू के टी। वैसे तो ये आर अपॉन आर नॉट होता तो माइनस लगा रहता, लेकिन पॉजिटिव किया है मैंने, तो एल एन आर नॉट बाई आर अपॉन इक्वल टू के टी। तो टी बराबर क्या आ गया? 1 बाई के एल एन आर नॉट बाई आर। आर नॉट क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन है। आर क्या है? टी टाइम पर जो कंसंट्रेशन हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको एल एन को लॉग में चेंज करना है, तो एल एन को लॉग में चेंज करना तो आप जानते हो 2.303 लॉग के बराबर होता है ये।
बोलो भाई, तो करो T इक्वल टू 2.303 के लॉग आर नॉट बाई आर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में से एक क्वेश्चन आपको आने वाला है 4 नंबर का, ठीक है, गांठ बांध लो इस चीज की। चलो भाई नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट बात, अगर ग्राफ की बात करें तो ग्राफ आपको पता है एल एन आर की जगह लिखें। जैसे देखो आपको इसकी जगह ये आपको ये फॉर्मूले की बात करें, इस फॉर्मूले की बात करें एल एन आर के मत तो टाइम के मत खींच रहा हूं, तो ये तो चला गया बाई पर, ये बन गया सी और ये एम और ये एक्स, तो क्या आएगा, गिरता हुआ ग्राफ आना चाहिए। तो देखो भाई गिरता हुआ ही आ रहा है, ये आ रहा है गिरता हुआ, लेकिन एल एन आर नॉट अपॉन आर के मत खींचोगे तो ये बढ़ता हुआ आना चाहिए, क्योंकि स्लोप क्या होगा, के बाई 2.303 और टी। इस तरीके से आपको दोनों ग्राफ आने चाहिए। ये ग्राफ मैंने आपको क्लास में बनवा रखे, ये जस्ट एक रिवीजन है, जो बच्चों ने पहले पढ़ लिया है उनके ही सारी बातें समझ में आने वाली हैं। अगर पहली बार ही देख रहे हो तो परेशानी तो आएगी भाई, जिसने पढ़ रखा है उसका जस्ट एक रिवीजन हो जाएगा ये अच्छा वाला। चलो जी, हाफ लाइफ की बात करें, हाफ लाइफ का मतलब जो आधा रह जाए, टी बराबर हो जाएगा टी हाफ, सर कोई परेशानी नहीं है। आर जो कंसंट्रेशन ऑफ आर है ये हो जाएगी आर नॉट बाई 2, जब टी हाफ, एक टी की जगह टी हाफ रख दोगे 2.303 के लॉग आर नॉट बाई 2, तो आर नॉट से आर नॉट कट गया तो ये ऊपर चला जाएगा 2, तो 2.303 लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.301, ठीक है 10, तो अपॉन के करोगे तो टी आप बराबर आ गए 0.693 अपॉन के। टी आप किसके बराबर आता है 0.693 बाई के। ये सीधा सीधा फॉर्मूले से क्वेश्चन आते हैं, आपको कांस्टेंट की वैल्यू दे देता है और टी आप पूछ लेता है। पहचानोगे कैसे, आपको सेकंड इनवर्स दिखेगा कहीं ना कहीं, तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है। चलो जी, अब बताओ इसके बारे में क्या ख्याल है आपका, इसके बारे में क्या ख्याल है, इसके बारे में ख्याल देखो, टी हाफ किसी पे डिपेंड कर रहा है कि इनिशियल कंसंट्रेशन पर, तो नहीं कर रहा, तो इनिशियल कंसंट्रेशन से क्या होता है इंडिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट बात करें, एग्जांपल क्या है, आपको यदि एल्कीन का हाइड्रोजनेशन कराना है तो एल्कीन बनेगा, ये रिएक्शन हो जाएगी, इसकी जो C2H4 है इसके बराबरी कर रहा है, हाइड्रोजन पर ये डिपेंड नहीं करता है। ये एग्जांपल एनसीईआरटी के याद कर लेना है। जितने भी रेडियो एक्टिव डिके होते हैं वो सारे किस नेचर के हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। जैसे रेडियम का आपको कराना है रेडियो डिके, तो अल्फा पार्टिकल और रेडॉन में कन्वर्ट हो जाता है, डीकंपोजिशन ऑफ N2O5 एंड N2O, ये भी इसमें हो जाएगा। तो ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, तीनों याद कर लेना, तीनों एग्जांपल किसके हैं, एनसीईआरटी के भाई। चलो नोट, यदि आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को प्रेशर की टर्म में पूछे तो के बराबर होता है 2.303 अपॉन टी और लॉग पीआई अपॉन पीए, अर्थात इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर। प्रेशर की टर्म दे रखी है तो उसी की तरह जैसे कंसंट्रेशन दे रखी है ना, उसी की तरह प्रेशर यूज कर लो भाई, ठीक है। यदि आपको अगर आपको दो पार्ट दे रखे हैं तो ये वही हो जाएगा के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग पीआई अपॉन 2 माइनस पीटी, इस तरीके से। अब बात करें स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, तो मैंने कहा जो एक्सेस में होता है ना वो ऑर्डर को कभी भी क्या नहीं करता, ऑर्डर पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालता, अर्थात इनकी ऑर्डर फर्स्ट ही होती है, फर्स्ट से ज्यादा नहीं होती है, इसलिए बोलते हैं वो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक्चुअल में देखें तो दो ऑर्डर की रिएक्शन दिख रही है, लेकिन ये एक्सेस में, जब एक्सेस में होता है तो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एथाइल एसीटेट ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, और शुगर आपको सुक्रोज का यदि हाइड्रोलिसिस करा दे एसिडिक मीडियम में तो भी क्या है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। दोनों याद कर लेना, एनसीईआरटी में दे रखी है। उसके बाद है टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑफ द रेट ऑफ ए रिएक्शन। अगर आप केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन दे रखी है और उसका 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जो उसका रेट कांस्टेंट है ना ये लगभग डबल हो जाता है। क्या हो जाता है, डबल। तो आपको पूछेगा कि जैसे आपने किसी रिएक्शन का 10 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर बढ़ाया है तो रेट डबल यदि के दे रखा है तो क्या हो जाएगा, 2K हो जाएगा, यदि 4K दे रखा है तो 8K हो जाएगा। प्रत्येक 10 डिग्री पर होता है ये, आगे बात समझ में। इसके बाद आता है आरएनएस इक्वेशन, किसकी बात करेंगे, आरएनएस इक्वेशन, काफी बार तो पूछ ही लेता है। तो K बराबर होता है A इंटू ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। बताओ K क्या है, यहाँ रेट कांस्टेंट है, ठीक है। A क्या है, A है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ई ए क्या है एक्टिवेशन एनर्जी है, R क्या है गैस कांस्टेंट है, और टेम्परेचर T क्या है टेम्परेचर है। ई ए की यूनिट क्या होती है, जूल मोल इनवर्स, क्या होती है जूल मोल इनवर्स। काफी बार मैं इसको कर रहा हूं, जूल मोल इनवर्स की बात करेंगे इसकी, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट बात करें, यदि आपको इसका एलएन लेना है तो ln के इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर टी, ln
ए। ठीक है, यदि आपको दो टेम्परेचर दे रखे हैं T1 और T2, तो ln K2/K1 इक्वल टू माइनस ई अपॉन आर इक्वल इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। तो इसका ऐसे निकालोगे तो अगर लॉग लोगे तो लॉग K2/K1 इक्वल टू माइनस ई अपॉन 2.303 आर इंटू T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। अगर ग्राफ पूछ ले तो ग्राफ यदि ln K और 1/T के मत खींचोगे तो बताओ ये तो y हो गया, 1/T x हो गया, तो माइनस ई अपॉन आर क्या हो गया, स्लोप हो गया। माइनस ई अपॉन आर क्या हो गया, स्लोप हो गया। ln की बात कर रहा है, और यदि लॉग की बात कर रहा है तो 2.303 और लगा लेना। ये नीट में हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक दो बार से, तो यहाँ इसी पे आप पूछ लेता है। आगे बात समझ में, बोलो भाई। इसके बाद है कॉलिजन थ्योरी। कॉलिजन का मतलब टक्कर करवा रहा है पर पार्टिकल की, तो पार्टिकल टक्कर कब होगी, तो देखो द नंबर ऑफ कॉलिजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सर इज नोन एज कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। जेड से डिनोट करते हैं इसको, किससे डिनोट करते हैं, जेड से। यदि कोई रिएक्शन दे रखी है ए प्लस बी से बन रहा है प्रोडक्ट, तो यदि रेट निकालना है तो होगा जेड ए बी ई माइनस ई अपॉन आर टी, अर्थात ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी एक्सपोनेंशियल। टू अकाउंट फॉर इफेक्टिव कॉलिजन एनोदर फैक्टर पी यूज करते हैं। यदि इफेक्टिव कॉलिजन हो रहा है तो आपको पी यूज कर लेगा। ठीक है, तो क्या बन गया, रेट इक्वल टू पी इंटू जेड ए बी ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी फॉर इफेक्टिव कॉलिजन्स प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अर्थात यदि आपको टक्कर करवानी है, प्रभावी टक्कर होगी, तो प्रभावी टक्कर के लिए एटम भैया आमने सामने होने चाहिए बिल्कुल। ओरिएंटेशन यदि अच्छा होगा तो आपको प्रोडक्ट भी अच्छा मिल जाएगा, और नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। इसके बाद में मैंने आपको बता दिया कुंभज क्लासेज का ऑफलाइन सेंटर आपके जामडौली के अंतर्गत आ रहा है, जिसके अंतर्गत आपकी ऑफलाइन क्लासें 1 अप्रैल से स्टार्ट है, न्यू बैच। जबकि जो बच्चे 12th का एग्जाम देने के बाद में जेई मेंस नीट की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए अपन 8 मार्च से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत कंप्लीट रिवीजन करवाने वाले हैं। बोलो भाई, किसी को कोई परेशानी, तो केमिकल काइनेटिक्स यहां हो जाता है खत्म। बोलो, केमिकल काइनेटिक्स हो गया खत्म। अब बात करें अपन अब एक सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसकी बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो ऐसा करते हैं अपन केमिकल काइनेटिक्स का एक शॉट ले लेते हैं। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स को अब इतना रिवीजन कर लोगे ना तो आसानी पूर्वक आपका जो 6 या 7th मार्क का चैप्टर है तो उसमें आपके आंसर बन जाएंगे। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा हो तो साथियों के साथ में शेयर कर दें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। चलो मैं दूसरा लेकर के आ रहा हूं अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। ठीक है, छोटे छोटे शॉर्ट बनाता हूं इसके।